हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स का वन शॉट रिवीजन चल रहा है, उसका आज दूसरा लेक्चर है। चैप्टर भी दूसरा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें दो चैप्टर का कंबाइंड चल रहा है कि जल्दी से ये सीरीज खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत पास में ही है। तो आइए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। किसने कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी दिया था? कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी दिया था किसने? ऑप्शन नंबर ए है मार्शल, ऑप्शन नंबर बी है पिगू, ऑप्शन नंबर सी है हिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी है सैमुअलसन। तो कार्डिनल कंसेप्ट माने गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। मार्शल ने गणनावाचक कार्डिनल कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा क्वेश्चन है कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन। कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर बी है मैक्रो इकोनॉमिक्स और ऑप्शन नंबर सी है इकोनॉमिक एनालिसिस एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो एक कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। कंज्यूमर माने उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए है यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर, ऑप्शन नंबर बी है यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर एंड ऑप्शन नंबर सी है डिजायर ऑफ कंजम्पशन गिव्स बर्थ टू यूटिलिटी, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि सही लग रहा है इट मींस कि सही है। यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी का मतलब ही होता है कि आवश्यकता संतुष्टि शक्ति, आवश्यकता संतुष्टि शक्ति, ये डेफिनेशन ही दिया है। यूटिलिटी का डेफिनेशन ही होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो यूटिलिटी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन का पूरा नाम एच गोसेन है, हरमन हेनरिच गोसेन इनका पूरा नाम है। इन्होंने दो लॉ दिए थे इकोनॉमिक्स में, तो इनके फर्स्ट लॉ का नाम क्या था? पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन का पहले लॉ का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉ ऑफ डिमांड, ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर डी है कंज्यूमर सरप्लस। तो गोसेन का पहला लॉ था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और गोसेन का दूसरा माने सेकंड लॉ था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान रखें, दें गोसेन ने दो लॉ दिया था, लॉ ऑफ डीएमयू भी, इसको डी यहाँ का एम यहाँ का यू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉ ऑफ डीएमयू भी कहते हैं। गोसेन का पहला लॉ है। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन का सेकंड लॉ है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। इनमें से कौन यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑप्शन नंबर ए है यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक घटना है। ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। आगे आए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, जिसमें पहला दिया हुआ है कि एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी का शॉर्ट फॉर्म में एमयू लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। और दूसरा फॉर्मूला होता है एमयू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ये दो फॉर्मूले होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के, ध्यान रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि when TU is maximum, MU is, जब TU मैक्सिमम होता है, एक्चुअली MU और TU का डायग्राम समथिंग ऐसे होता है। ये हो गया आपका मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हो गया, ये TU हो गया, ये MU हो गया, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये जी पॉइंट ऑफ ओरिजिन और ये x एक्सिस। कह रहा है कि व्हेन TU इज मैक्सिमम, जब TU मैक्सिमम होता है तो MU क्या हो जाता है? तो MU जीरो हो जाता है, MU विल बी जीरो। आगे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि TU इंक्रीज स्टिल MU इज पॉजिटिव। जब TU इंक्रीज माने बढ़ता है तो MU इज पॉजिटिव, MU पॉजिटिव रहता है। ऑप्शन ए सही है। कह रहा है ऑप्शन नंबर बी TU इज मैक्सिमम, जब TU मैक्सिमम होता है तो MU इज इक्वल टू जीरो, तो MU जीरो होता है, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर सी TU डिक्लाइंस, जब TU गिरने लगता है व्हेन MU इज नेगेटिव, तो MU क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। इसीलिए मैंने डायग्राम बना दिया कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है which of the sorry ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि who basically propounded the concept of law of marginal utility, law of इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कौन है प्रोपाउंडर, कौन है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तो सेकंड लॉ ऑफ H.H. गोसेन है। तो कह रहा है कि प्रोपाउंडर कौन है, मार्शल है, ऑप्शन नंबर बी रेगनर फ्रीस है, ऑप्शन नंबर सी गोसेन है, J.S. मिल है। कौन है प्रोपाउंडर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के? तो गोसेन है, इनका पूरा नाम H.H. गोसेन है। गोसेन ने दो ही लॉ दिया था, एक लॉ ऑफ TMU और दूसरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये प्रोपाउंडर पूछ रहा है, तो प्रोपाउंडर भी गोसेन ही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व कैसे? तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे ही बना होता है, समथिंग इंडिफरेंस कर्व ऐसे ही बना रहता है, आईसी कर्व यहां नाम दे देते हैं आईसी। तो इंडिफरेंस कर्व कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी कनकेव टू द ओरिजिन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज फॉल्स। सारे गलत हैं, नहीं। तो इंडिफरेंस कर्व जब इस तरह का शेप है, इस तरह को कन्वेक्स बोलते हैं। पीपीसी कनकेव होता है, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड इज, ऑप्शन नंबर ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी लॉ ऑफ डिमांड इज, और लॉ ऑफ डिमांड होता है क्या? जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। तो इट इज नॉट क्वांटिटेटिव, इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वांटिटी को नहीं बढ़ता है कि कितना प्राइस बढ़ने से कितना डिमांड घटता है, ये नहीं बताता है। क्लासेस में हम लोग चर्चा करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नॉट क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये लिखवाया जाता है क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, कितना प्राइस बढ़ने से कितना डिमांड घटता है, लॉ ऑफ डिमांड ये चीज नहीं बताता है, इसलिए यहां आंसर होगा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है डिमांड फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय विच इक्वेशन? डिमांड फंक्शन किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किससे दिखाते हैं? डिमांड फंक्शन इज एक्सप्रेस बाय विच इक्वेशन? किस इक्वेशन से डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है? px, b कह रहा है dx इज इक्वल टू px, c कह रहा है dx इज इक्वल टू f इंटू px, नन ऑफ दिस। तो ये डिमांड फंक्शन को हम लोग इस इक्वेशन से दिखाते हैं, dx इज इक्वल टू f इंटू px। एक्चुअली और भी होता है, लेकिन इतना ही दिया है तो काफी है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है व्हेन चेंजेज इन द प्राइस ऑफ गुड्स x अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स y, अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स y, दिस डिमांड इज कॉल्ड। कह रहा है कि व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ x गुड्स के प्राइस में चेंज होने से अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स y, दिस डिमांड इज कॉल्ड। कह रहा है x के प्राइस में चेंज होने से y गुड्स के डिमांड में चेंज होता है, तो इस डिमांड को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए प्राइस डिमांड, ऑप्शन नंबर बी इनकम डिमांड, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस डिमांड, ऑल ऑफ दिस। एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे के डिमांड में चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड बताता है कैसा? डायरेक्ट रिलेशन बताता है, पॉजिटिव बताता है, इनडायरेक्ट बताता है, नॉन ऑफ दिस। तो इनडायरेक्ट बताता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है which of the following is a reason for all, which of the following is a reason for fall in demand? इनमें से कौन सा रीजन है जिससे डिमांड कम होता है? फॉल इन इनकम, इनकम के कम होने से डिमांड कम होता है, फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स, बायर के कम होने से डिमांड कम होता है, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के टेस्ट में कमी आने से। इट मींस आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। सभी के कम होने से क्या होता है? डिमांड में चेंज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विथ राइज इन कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी। कॉफी के प्राइस में वृद्धि होने से, कॉफी की प्राइस में बढ़ोतरी होने से, कॉफी की कीमत बढ़ने से टी का डिमांड क्या हो जाता है? राइज कर जाता है। अगला कंट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन, कंट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन ऑप्शन नंबर ए प्राइस राइजेस and demand falls, price rises and demand falls, option number B price rises and demand also rises, option number C price remains stable and demand falls,
प्राइस फॉल्स बट डिमांड रिमेन स्टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कंट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, कंट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन। इसका मतलब कि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, इस और प्राइस जब घटता है तो डिमांड बढ़ता है। तो प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन। और प्राइस जब घटता है डिमांड बढ़ता है तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राइस राइजेज एंड डिमांड फॉल्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रैक्शन एंड डिमांड। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, व्हिच इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड। इनमें से कौन सा रीजन डिमांड को चेंज करता है? ऑप्शन नंबर ए है चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, ऑप्शन नंबर बी है चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऑप्शन नंबर सी है पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, फॉर अ चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर अ चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड। इनमें से किसके चलते डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है? चेंज इन प्राइस के चलते तो डिमांड में चेंज होता है, चेंज इन इनकम, इनकम के भी चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, इसके भी चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है। इट मींस के आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इन सभी के चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, यानी कि आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये पूछ रहा था कि नहीं होता, नो चेंज इन डिमांड, किसके चलते डिमांड में चेंज नहीं होता? चेंज इन प्राइस के चलते तो डिमांड में चेंज होता है, चेंज इन इनकम के चलते भी प्राइस में डिमांड में चेंज होता है, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन में भी चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है। ये कह रहा है कि डिमांड में चेंज नहीं होता है, ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद अ राइज इन प्राइस, विथ अ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स के में प्राइस जब बढ़ता है, विथ राइज इन प्राइस ऑफ डिमांड फॉर गिफिन गुड्स की प्राइस जब बढ़ती है तो कह रहा है कि डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, बिकम स्टेबल होगा? तो डिक्रीज होगा। प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड डिक्रीज होगा। विद राइज इन प्राइस जब बढ़ेगा फॉर गिफिन गुड्स द डिमांड, तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सी रिमेन कांस्टेंट होगा, बिकम अनस्टेबल होगा। तो गिफिन गुड्स का जब प्राइस बढ़ता है, राइज बढ़ता है, तो इसकी डिमांड हो जाएगी इंक्रीज, ओके, नहीं डिक्रीज। डिक्रीज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वो कैपेसिटी, वो क्षमता जो किसी कमोडिटी की वो क्षमता जो ह्यूमन वांट्स को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए कंजम्पशन, ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी क्वालिटी, ऑप्शन नंबर डी टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी। एक्चुअली ये यूटिलिटी का ही डेफिनेशन है, पता है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट ऑफ अ कंज्यूमर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स शुड बी इक्वल टू प्राइस, ऑप्शन नंबर बी दिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स शुड बी ग्रेटर देन इट्स प्राइस, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस एंड नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि कहा जाता है कि एमयू इज इक्वल टू होता है प्राइस, ये कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है, एमयू इज इक्वल टू प्राइस। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे एक क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाते हैं। आपका यहाँ आंसर इंक्रीज होना चाहिए, कि कह रहा है कि विथ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर होगा, क्योंकि गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में थोड़ा सा अंतर होता है। मेरे दिमाग में उस समय इंफीरियर गुड्स ही चल रहा था। यहाँ ऑप्शन होगा इंक्रीज, क्योंकि विथ अ राइज इन प्राइस ऑफ द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स देन इट विल बी इंक्रीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेईस नंबर क्वेश्चन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है देन टोटल यूटिलिटी क्या होता है?
ऑप्शन नंबर ए इज मैक्सिमम होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट होता है, नन ऑफ दिस। तो कह रहा है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है देन टोटल यूटिलिटी क्या होता है, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, वो भी कम होने लगता है, घटने लगता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होने लगता है, घटने लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है According to the law of equimarginal utility, the condition for consumer equilibrium is, कह रहा है कि law of equimarginal utility के तहत कंडीशन consumer equilibrium का कंडीशन क्या होता है, MUA upon PA is equal to MUB upon PB। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है MUA upon MUB upon, तो यहाँ देखिए ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, MUA अपॉन, क्योंकि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, यही आंसर होता है। तो यहाँ हो जाएगा MUA अपॉन PA, ये लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ डबल कमोडिटी है, वो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के तहत पढ़ा गया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में, आप लोग थोड़ा देख लेंगे किताब में भी। आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, मार्शल के अनुसार यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मनी, कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। ए एंड सी इज द राइट आंसर, ए एंड सी इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है मनी में भी और कार्डिनल नंबर में भी, मार्शल ने कहा था कि मनी में भी मेजर कर सकते हैं कार्डिनल अप्रोच के तहत, मार्शल ने कहा था कि यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी को मेजर कर सकते हैं मनी में भी और कार्डिनल नंबर में भी, तो बोथ ए एंड सी आंसर होगा। Which element is essential for demand, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो डिमांड को पूरा करने में मदद करते हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो डिमांड के लिए इसेंशियल है, माने जरूरत है। तो पहला डिजायर टू कंज्यूम, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होना चाहिए कोई सामान खरीदने के लिए। विलिंगनेस टू कंज्यूम, विलिंगनेस भी होनी चाहिए कंज्यूम करने के लिए। ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि डिमांड को पूरा करने के लिए इन सारे शर्तों का होना जरूरी है। हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ते हैं तो ये सब बताया जाता है कि डिमांड को पूरा होने के लिए किन किन शर्तों का होना जरूरी है। तो डिजायर होना चाहिए, दूसरा अवेलेबल रिसोर्सेज होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, और ऑल ऑफ दीज यहाँ है, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है डिमांड कर्व जनरली स्लोप, डिमांड कर्व जनरली अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो डिमांड कर्व जनरली स्लोप होता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जनरली स्लोप होता है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, कह रहा है किस गुड्स में कीमत कम हो जाता है, कीमत कम होने से डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, नेसेसिटीज गुड्स में, कंफर्ट गुड्स में, लग्जरियस गुड्स में, नन ऑफ दिस। तो नेसेसिटीज गुड्स में भी, नेसेसिटीज गुड्स में अगर प्राइस गिर जाए तो डज नॉट मेक एन इंक्रीज इन डिमांड, नेसेसिटीज गुड्स में कोई चेंजेस, कोई भी इंक्रीज नहीं होती है, डिमांड में किसी प्रकार की इंक्रीज नहीं होती है प्राइस गिर जाने की वजह से भी। अगर प्राइस गिर जाए और आप सोच रहे हैं कि डिमांड बढ़ जाएगा, नहीं, नेसेसिटीज गुड्स में ऐसा नहीं होता है। लग्जरियस गुड्स में होता है, कंफर्ट गुड्स में भी होता है, लेकिन नेसेसिटीज गुड्स में नहीं होता है। प्राइस गिर भी जाए, अगर नमक क्या है एसेंशियल गुड्स है, अगर उसकी प्राइस 28 रुपये के जी है टाटा नमक, अगर उसकी प्राइस नीचे गिर के 5 रुपया हो जाए तो क्या करेंगे आप? 20 की जी नमक नहीं ना खरीद के घर पे रखेंगे, जितना डिमांड है उतना ही करेंगे, तो कोई भी डिमांड बढ़ता नहीं है, नेसेसिटीज गुड्स आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट डिमांड, इनमें से कौन सा फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करता है? प्राइस अफेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी चेंज इन इनकम, इनकम भी अफेक्ट करता है, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। सारे चीज क्या करते हैं? डिमांड को अफेक्ट करते हैं, प्राइस भी, इनकम भी, टेस्ट इन कंज्यूमर भी डिमांड को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है गुड्स व्हिच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड, वो गुड्स जिसका अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड, वो गुड्स जिसका अल्टरनेटिव यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऑप्शन नंबर बी है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑप्शन नंबर सी है कंफर्ट गुड्स, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो कह रहा है गुड्स व्हिच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज, वो गुड्स जिनका अल्टरनेटिव यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है गुड्स व्हिच कैन बी अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली का मतलब होता है
अल्टरनेट यूज करना, माने कि इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, माने चाय के जगह पे कॉफी, कॉफी के जगह पे चाय, यहाँ अल्टरनेटिवली यूज्ड कर रहा था। मैंने मीनिंग समझने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अल्टरनेटिवली यूज्ड आर कॉल्ड, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ आंसर होगा सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री आंसर नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे। गुड्स विच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। अल्टरनेटिव का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेटिवली बी यूज्ड, वो गुड्स जिसका अल्टरनेटिव यूज करते हैं। अल्टरनेटिव के वजह चाय के जगह कॉफी, कॉफी के जगह चाय, हम लोग बदल बदल के पीते भी हैं घर पे अपने, तो उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन अ गुड्स इज कॉल्ड, वो एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन अ गुड्स इज कॉल्ड, वो एबिलिटी जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी नहीं, बी सेटिस्फैक्शन नहीं, ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी, यूटिलिटी कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो होगा नहीं, तो यूटिलिटी कहते हैं जिससे ह्यूमन वांट्स, वो एबिलिटी जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर 32, स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज, स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन और प्राइस लाइन हम लोग फिगर देख सकते हैं कि बजट लाइन प्राइस लाइन ऐसे ही समथिंग होता है जिसका फॉर्मूला होता है -px/py। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है यूटिलिटी इज रिलेटेड टू यूजफुलनेस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मोरालिटी, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ऑल ऑफ द अबव। यूटिलिटी रिलेटेड होता है यूजफुलनेस उपयोगिता से भी, मोरालिटी नैतिकता से भी, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स और ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, यूटिलिटी को मेजर करते हैं मनी में कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स में कर सकते हैं नहीं, वेट ऑफ द गुड्स नॉट द, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं मनी में, क्योंकि मार्शल ने कहा था कि नंबर में और मनी दोनों में मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन एक ही दिया है मनी, तो मनी में कर सकते हैं। मार्शल का कहना था यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी और नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का और दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ नन ऑफ दिस। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36, इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स, इनडिफरेंस कर्व स्लोप होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो इनडिफरेंस कर्व समथिंग ऐसे ही बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब कि बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37, द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज, द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, कह रहा है कि द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स, सारे यूनिट ऑफ गुड्स को कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी मिलता है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 38, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, किसने प्रोपाउंडेड किया था ऑर्डिनल यूटिलिटी? हिग्स एंड एलन ने प्रोपाउंडेड किया था, हिग्स और एलन ने ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्रम सूचक दृष्टिकोण, क्रम सूचक दृष्टिकोण के प्रोपाउंडर माने प्रस्तुत करता थे हिग्स और एलन। जैसे क्रम सूचक के मार्शल थे वैसे ही, गणनावाचक के मार्शल थे वैसे ही, क्रम सूचक के ऑर्डिनल यूटिलिटी के हिग्स और एलन थे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोपाउंडर कौन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग? तो गोसेन है, एच गोसेन। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रोपाउंडर, दो लॉ दिया था एच गोसेन ने, हरमन हेनरिच गोसेन ने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, दोनों के प्रोपाउंडर कौन है? गोसेन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट इज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? तो पहला ही सही है, mu इज इक्वल टू प्राइस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है mu, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर प्राइस होता है, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये आप लोग घर पे बनाइएगा, अपने से बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे, मैं सॉल्व करके आंसर भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन है, अगले वीडियो में बना दूंगा, इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है 42, हु प्रोपाउंडेड द परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसने प्रोपाउंडेड किया था परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए परसेंटेज मेथड को किसने प्रोपाउंड किया था? मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स ने, ऑप्शन नंबर सी हिग्स ने, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स ने ये प्रोपाउंडेड किया था।
तो ये 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव अब रह जाएगा, अगले क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप ये इतना तैयारी करते रहिए, बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ।